सभी दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग भारतीय भूगोल सीरीज़ के तहत 8 लेसन्स तक पढ़ चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय कृषि के तहत मैं 4 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 5, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेशम की। तो रेशम दोस्तों क्या है? प्राकृतिक रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है जो शहतूत, महुआ, सागौन या साल, बेर, अरंडी, पलास, कुसुम वृक्षों की पत्तियों पर पलता है। रेशम के अधिकांश कीड़े शहतूत के पत्ते खाकर ही बड़े होते हैं। भारत में रेशम कीटों के पालन में तथा रेशम उत्पादन में अधिक भागीदारी देने वाले राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 पे कर्नाटका है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है कि 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कौन उत्पादित करता है दोस्तों? वो है आपका कर्नाटका। नंबर 2 पे आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश है। नंबर 3 पे है आपका असम। यहाँ पे दोस्तों ये 32.7% का जो ये आंकड़ा है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अभी जो है ये 34 से 35% तक उत्पादन कौन कर रहा है? कर्नाटका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूंगा रेशम की। पूरे विश्व में केवल भारत में के असम राज्य में ही यह मूंगा रेशम उगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। सबसे महंगा रेशम होता है यह। असम का सुआलकुची जो है मुख्य रेशम उत्पादन केंद्र है। ठीक है, मतलब सुआलकुची में ही सबसे ज़्यादा आपका मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। और दोस्तों जो आपका ये मूंगा रेशम है ये अपनी सुनहरी चमक के कारण जो है सबसे महंगा होता है। ठीक है, और इसीलिए आपका जो सुआलकुची है उसको असम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, सुआलकुची को। अब रेशम की 4 प्रजातियों की बात कर लिया जो भारत में उगाई जाती हैं। देखिए, शहतूत, टसर, मूंगा और इरी। जिसमें टसर दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल टसर, एक होता है ओक टसर। ट्रॉपिकल टसर आपका थोड़ा सा जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ उगाया जाता है, जबकि ओक टसर थोड़ा सा ठंडे वाले प्रदेशों में। तो जैसे आपका ट्रॉपिकल टसर में इस समय नंबर 1 पे झारखंड है। ओक टसर में आपका दोस्तों अब नंबर 1 पे है मणिपुर। वहीं पर दोस्तों शहतूत रेशम में ऑल टाइम कर्नाटका ही नंबर 1 पे है। मूंगा रेशम में असम, क्योंकि मूंगा रेशम सिर्फ और सिर्फ असम में ही उगाया जाता है, पूरे विश्व की बात हो रही है। और इरी रेशम में भी दोस्तों इस समय असम ही नंबर 1 पर है। रेशम रसायन की भाषा में अगर बात की जाए तो रेशम कीट के रूप में विख्यात जो इल्ली होता है यानी कैटरपिलर, इसका द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करता है। और दोस्तों जब कीड़ा जो है मतलब प्यूपा बनने के लिए अपने चारों ओर कोकून यानी सुरक्षा कवच बुन लेता है, तो जो किसान होते हैं या फिर आप वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, प्यूपा चरण पर ही जो है इसके जीवन चक्र को रोक देते हैं। ठीक है, वहीं पे स्टॉप लगा देते हैं। फिर वो क्या किया जाता है, इनको गर्म पानी में डाला जाता है ताकि साबुत और अटूट लंबा रेशा जो है ये प्राप्त किया जा सके। अगर कीड़ा यानी सलभ मूथ बनकर उड़ जाएगा तो वह रेशम को काट देगा, जिससे धागा बेकार हो जाएगा। इसलिए ये प्यूपा चरण पे ही उसके जीवन काल को ब्रेक कर देते हैं दोस्तों। 4 चरण की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले अंडा बनेगा, फिर आपका इल्ली यानी कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा आ जाता है, उसके बाद ये सलभ या मूथ बन जाता है। ठीक है, रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यापारिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। शहतूत रेशम में ऑल टाइम कर्नाटका रैंक 1 रखता है। भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य नंबर 1 पे कर्नाटका है। नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश है। उत्पादन के घटते हुए क्रम में बात की जाए तो शहतूत रेशम सबसे ज़्यादा होता है यानी मलबरी रेशम। दूसरे नंबर पे इरी रेशम है। तीसरे पे आपका टसर है और सबसे कम आपका मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों यह। और अगर दोस्तों मैं ये शहतूत रेशम यानी मलबरी रेशम की बात करूँ, सबसे आम रेशम यही है। इसके कीड़े शहतूत की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, कर्नाटका ऑल टाइम नंबर 1 पे है। जबकि दोस्तों ये इरी रेशम जो होता है, इरी रेशम इसके कीड़े दोस्तों ये अरंडी के पत्ते खाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अरंडी के पेड़ों पर इनको पाला जाता है। मुख्य रूप से असम जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और मूंगा रेशम की बात की जाए, भारत का एक अधिकार है, पूरे विश्व में यह केवल असम में उगाया जाता है। ठीक है, सुनहरी चमक के कारण सबसे महंगा होता है। असम का सुआलकुची इसका सबसे बड़ा केंद्र है दोस्तों।
ट्रॉपिकल टसर दोस्तों, ये इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ, झारखंड में होता है। इसके कीड़े जो हैं महुआ, साल और अर्जुन के पेड़ों पर पाले जाते हैं। वहीं पर अगर मैं ओक टसर की बात करूँ तो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। फिलहाल अभी मणिपुर आपका इसमें फर्स्ट रैंक रखता है दोस्तों। दोस्तों एक फैक्ट और भी है, मतलब रेशमी वस्त्र के मामले में भी, ठीक है, और कच्चा रेशम धागा बनाने के मामले में भी आपका दोनों ही मामलों में कर्नाटका देश में शीर्ष पर है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थान मतलब सेकेंड रैंक आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बागानी फसलों की बात करिए। पूछा जाता है इनमें से कौन सी बागानी फसलें हैं और कौन सी नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, चाय, कोकोआ, काजू, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, ताड़ व रबर, ये क्या है आपका बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, इसके माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हैं। चाको काका ना सुतारी, चाको काका ना सुतारी आपका चाय, कोकोआ, कॉफ़ी, काजू, नारियल, सुपारी, तार और रबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सैफ़्रॉन यानी केसर की। फूल के बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण है। यूपीपीसीएस में पूछा गया कि सैफ़्रॉन कैसे उगाया जाता है, या फिर यह कौन सा पार्ट है फूल का। ठीक है, ईरान जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक रखता है और दूसरे नंबर पे आपका भारत है। भारत में दोस्तों आपका जम्मू का किश्तवाड़ और कश्मीर का पंपोर क्षेत्र केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वानस्पतिक नाम बात कर ली जाए केसर की तो उसका है क्रोकस सैटिवस। मूल स्थान दोस्तों यह दक्षिण यूरोप से आया है। ग्रीस जो है दक्षिण यूरोप में पड़ता है और वहीं से केसर के उत्पादन की शुरुआत हुई है दोस्तों। और आपका ईरान दोस्तों आज भी मान के चलिए 85% तक अकेले केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं कुल उत्पादन की मात्रा में भारत भले ही दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता यानी क्वालिटी और मूल्य के मामले में भारत का जो कश्मीरी केसर है दुनिया में सबसे बेहतरीन और महंगा माना जाता है दोस्तों ये। तो अभी तो फ़िलहाल जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में ही जो है केसर का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत दोस्तों इसका विचार अन्य ठंडे और पहाड़ी राज्यों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, यहाँ का लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है, केसर की खेती का सफल ट्रायल यहाँ हो चुका है। उत्तराखंड की दोस्तों मैं बात कर लूँ तो उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी और ठंडे उच्च क्षेत्रों जैसे अल्मोड़ा और गढ़वाल के कुछ हिस्से हैं, वहाँ पर भी इसकी प्रायोगिक खेती अभी की जा रही है। इसके अलावा सिक्किम में भी केसर उगाने में दोस्तों बड़ी सफलता मिली है। और दोस्तों जो ये दक्षिण यूरोप का एक देश है ग्रीस, इसी में एक आइलैंड है, उसका नाम है दोस्तों क्रीक है। यहीं से जो है केसर की शुरुआत हुई। ठीक है, और धीरे धीरे यह यूरोसिया, ईरान और भारत के कश्मीर क्षेत्र में पहुंचा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं काजू की। उष्णकटिबंधीय दोस्तों यह वृक्ष है। ठीक है, इसे तेज़ धूप और गर्म मौसम चाहिए होता है। मूल स्थान इसका ब्राज़ील है। ठीक है, यहीं से दोस्तों 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली इसे भारत में सबसे पहले गोवा में लाए थे। वर्तमान में भारत के राज्यों में कुल उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही मामलों में दोस्तों आपका महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है, और हाँ दोस्तों इतना ही काजू के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अंगूर की किस्मों की बात कर लेते हैं। सुल्ताना दोस्तों, गुलाबी, काली चंपा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है किसकी किस्में हैं, आप बताएंगे अंगूर की। महाराष्ट्र दोस्तों फर्स्ट रैंक रखता है अंगूर उत्पादन के मामले में, और सुल्ताना जो इसकी किस्में है उसी से दोस्तों किस्मस बनाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको और बताऊं, ठीक है, तो भारत में अंगूर के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र है तो विशेषकर नासिक क्षेत्र जो है ये एक छत्र राज करता है अंगूर उत्पादन में, इसीलिए नासिक को भारत का वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है दोस्तों। आम की दोस्तों मैं बात करूं तो रत्ना जो है ये पूछा गया है एग्ज़ाम में कि अल्फांसो और नीलम को क्रॉस कराने से कौन सी आम की फसल नहीं बनी है, तो वह है रत्ना। वहीं पर दशहरी और नीलम को जो है आप क्रॉस कराते हैं तो कौन सा बना है, आम्रपाली। आम में दोस्तों भारत नंबर 1 पर है और भारत में दोस्तों अब यूपी नंबर 1 पर है, फर्स्ट रैंक रखता है। अल्फांसो की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में दोस्तों ये बहुतायत मात्रा में, विशेषतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी और एक और जिला है वहाँ पर उगाया जाता है। विदेशों को बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की यह किस्म है। ठीक है, अल्फांसो को आमतौर पर हापुस आम भी कहते हैं। स्पंजी ऊतक की समस्या के कारण इसका निर्यात दोस्तों इस समय क्या है। और दोस्तों ये जो आपका स्पंजी ऊतक है ना, ये कोई इस तरीके का कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बल्कि ना तो कोई एक इस कह सकते हैं कोई कीड़े वाली बीमारी, कीड़े जनित बीमारी नहीं है, एक शारीरिक विकार इसको मान सकते हैं आप।
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक तरह का मान सकते हैं, ठीक है। आम की सबसे बड़ी कमजोरी भी है यह, जिसमें पकने के बाद आम के अंदर का दोस्तों एक हिस्सा देखते होंगे आप, सफ़ेद खट्टा और स्पंज जैसा सूखा हो जाता है। इसी के कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई बार भारतीय अल्फांसो की खेप जो है रिजेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा निर्यात इसमें क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्पंजी ऊतक की जो समस्या, इसके बारे में आप, मुझे लगता है आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब बात करते हैं कर्नाटका के मुल्लयानागिरी पर्वत श्रेणियों की तलहटी में स्थित चिकमंगलूर शहर अपने चाय कॉफ़ी की बागानों के लिए जाना जाता है। कोडागो और चिकमंगलूर मिलकर राज्य के लगभग 80% कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है ये, इसको आप ज़रूर याद करके रखिएगा। वहीं पर कर्नाटक का जो मांड्या है वो शर्करा उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका ये चिकमंगलूर ज़िला है कर्नाटका का, ठीक है, यहीं से भारत में काफ़ी की शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन जो है नाम के एक सूफ़ी संत जब मक्का से लौट रहे थे तो काफ़ी के 7 जादुई बीज जो है उन्होंने अपनी छड़ी में छुपा लिए थे और उन्होंने उसे चिकमंगलूर की बाबा बुदनगिरी पहाड़ियों पर ही सबसे पहले बोया था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो मुल्लयानागिरी पर्वत है कर्नाटका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, और इसी की तलहटी में स्थित चिकमंगलूर अपनी ठंडी जलवायु और ढलानों के कारण उत्तम दर्जे की कॉफ़ी के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फल उत्पादन की। तो आपका नंबर 1 पे फल उत्पादन में चाइना है, नंबर 2 पे आपका भारत है। फर्स्ट रैंक जो है बात करूं तो आपका चीन जो है सेब, अंगूर, लीची, नींबू, नाशपाती के मामले में फर्स्ट रैंक रखता है। सेब, अंगूर, लीची, नींबू और नाशपाती, ठीक है। वहीं पर अनार, पपीता, केला, आम, अमरूद, काजू, आंवला और अखरोट के मामले में भारत नंबर 1 यानी फर्स्ट रैंक रखता है, ठीक है। अनार, पपीता, केला, आम, अमरूद, काजू, आंवला, अखरोट। एक शॉर्टकट भी बनाया है मैंने, ट्रिपल आ छोटा वाला और बड़ा आ वाला 2 आ का पके, ट्रिपल आ का पके, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, अनार, अमरूद, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ये आम हो जाएगा, ये आंवला हो जाएगा, ठीक है, ये अखरोट हो जाएगा, ये आपका केला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पपीता और आपका ये काजू हो जाएगा, ये केला हो जाएगा दोस्तों। अफ़ीम की बात कर लूँ तो अफ़ीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होती है, ठीक है। इसी अफ़ीम पोस्ता से 12% मार्फिन, मतलब 100% अफ़ीम पोस्ता से आप 12% अफ़ीम मार्फिन निकालते हैं और जब इनका प्रसंस्करण किया जाता है तो उसी से हीरोइन बनती है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं ये बात करूँ अफ़ीम पोस्ता की, ठीक है, तो अफ़ीम के पौधों के जो कच्चे अपक्व फल हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरह से पके नहीं होते हैं, ठीक है, पर एक विशेष ब्लेड से चीरा लगाया जाता है जिससे दूध जैसा तरल निकलता है। हवा में सूखने के बाद दोस्तों यह कत्थई काले रंग का गोंद बन जाता है, इसे ही हम अफ़ीम कहते हैं, ठीक है। इस प्राकृतिक अफ़ीम के दूध में मुख्य रूप से लगभग 12% मार्फिन जो है, और मार्फिन क्या एक प्राकृतिक एल्कलाइड है दोस्तों, ये पाई जाती है। इसका उपयोग चिकित्सा में बेहद शक्तिशाली दर्द निवारक दवाएं बनाने में होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब पेन होता है कैंसर वगैरह में तो इसका यही मतलब मार्फिन से बना ही पेन किलर जो है रोगियों को दिया जाता है दोस्तों। और इसी मार्फिन का जब रासायनिक प्रसंस्करण कर लेते हैं हम, ठीक है, विशेष रूप से एसिटिलेशन उसको बोला जाता है, तो उसमें हीरोइन नामक नशीला पदार्थ बनता है। इसीलिए इसे अफ़ीम पोस्ता की हीरोइन या मार्फिन का सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट भी बोला जाता है, किसको, हीरोइन को दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं प्रतिरूपण फसलों की। तो देखिए प्याज आपका प्रतिरूपित फसल है, धान है। प्रतिरूपित फसल मतलब होती है पहले जो है इसकी बुआई कर दी जाती है, फिर वहाँ से निकाल कर कहीं और जगह प्रतिरूपित कर दिया जाता है, वही है प्रतिरूपण फसल। धान है, टमाटर है, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब क्या है, प्रतिरूपित फसलों के अंतर्गत ये लोग आते हैं। प्रसंस्करण है तो आलू की सबसे अच्छी किस्म दोस्तों कौन सी है, कुफरी चिप्सोना 2, इसी से जो है आपका चिप्स बनाया जाता है। और ये जो लेज़ हो गए, अंकल चिप्स हो गए, ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं ये भारतीय किसानों से, ठीक है, एक तरह का इनका टाई अप रहता है कि कुफरी चिप्सन 2 आलू वो उगाते हैं और कंपनियां सीधे सीधे आके वहीं से ख़रीद लेती हैं और उसी का चिप्स बना के बाज़ारों में बेचा जाता है। सनई की दोस्तों बात कर लूँ, हरी खाद बनाने में यह प्रयुक्त होता है। नंबर 1 सनई उगाने में यूपी है, नंबर 2 पे आपका एमपी है, ठीक है। खरीफ, ये उत्तर भारत में खरीफ के अंतर्गत बुआई होती है इसकी, और दक्षिण भारत में रबी के अंतर्गत, क्योंकि एक्चुअली ये है खरीफ की ही फसल। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में जो है उस समय क्या होता है, ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो इसको ठंडा मौसम थोड़ा सा चाहिए। दोस्तों मैं ये खरीफ का जो है ये आपका क्या है
गर्मी के तहत आता है ये खरीफ का मौसम, तो इस सनई को जो है गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्तर भारत में खरीफ के अंतर्गत इसकी बुआई होती है। वहीं पर अगर मैं दक्षिण भारत में बोलूँ तो रबी के अंतर्गत मानिए ठंडे मौसम में इसकी बुआई की जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी कि उत्तर भारत में पड़ती है, तो मौसम जो है लगभग खरीफ वाला ही वहाँ पे मिलता है, तो इसलिए सनई जो है दक्षिण भारत में रबी के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। और दोस्तों इससे जो ये हरी खाद बनाई कैसे जाती है, तो सनई से हरी खाद बनाने का सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे बुआई के जो है 40 से 50 दिन लगभग मतलब 2 महीने के बाद जो है या फूल आने पर ही जो ये ट्रैक्टर में रोटावेटर होता है, ठीक है, मिट्टी, ये रोटावेटर का काम क्या है, मतलब नीचे की मिट्टी को पलट के ऊपर कर देना, तो इसी से मिट्टी में पलट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 सप्ताह तक इसे खेत में सड़ने दिया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन देती है, जिससे इसके ठीक बाद बोई जाने वाली धान या गन्ने की फसल जो है उसकी पैदावार बम्पर होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। हरी खाद उसके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं पटसन की बात करूं, पटसन इसी को जूट भी कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल की सबसे अधिक उपजाई जाने वाली व्यापारिक फसल है ये। नंबर 1 रैंक जो है पटसन या जूट उत्पादन में भारत रखता है। नंबर 2 पे दोस्तों आपका बांग्लादेश रखता है। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि नदियाँ जो अपने साथ गाद ले आती हैं, ठीक है, जलूद या दोमट मिट्टी, उसी में पटसन का उत्पादन किया जाता है। वेस्ट बंगाल दोस्तों ये नंबर 1 पर है, 74 से 75% तक जो है ये इसका उत्पादन करता है। गर्म व नम दोनों तरह की जलवायु उसके लिए ज़रूरी होती है। जूट निर्यात की बात करें तो यहाँ पे उत्पादन में भले ही नंबर 1 पर भारत है, लेकिन निर्यात में नंबर 1 पर बांग्लादेश आ जाता है और नंबर 2 पे भारत है, ठीक है। क्योंकि भारत जो है अपना 80 से 90% तो खुद ही कंज्यूम कर लेता है अपने जूट उत्पादन का, लेकिन बांग्लादेश का जूट जो है ये थोड़ा सा क्वालिटी में बढ़िया भी होता है, और वो जो है उतना, क्योंकि उसकी जनसंख्या कम है तो उस हिसाब से उतना वो कंज्यूम करता नहीं, इसलिए वो निर्यात कर देता है। अब बात करते हैं साबूदाने की, जिसको हम टापियोका भी कहते हैं। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे ज़्यादा टापियोका या साबूदाना उत्पादन वाला राज्य है, और इसका सेलम ज़िला तो सबसे बड़ा केंद्र है, इसका मशहूर है, ठीक है। और इसीलिए जो है दोस्तों जो वहाँ का सेलम ज़िले का साबूदाना है, सेलम सागो के नाम से उसको GI टैग भी मिला है। आगे बात करते हैं बायोचार की दोस्तों। तो सूखे पेड़ पौधों के खेतों में सड़ाकर जोतने से बड़ी मात्रा में कार्बन निकलता है, जिसे बायोचार कहते हैं। यह ग्रीन हाउस गैसों को मिट्टी में सोखकर मिट्टी की क्षमता को बढ़ा देते हैं। खेती में बायोचार का उपयोग ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी मैं ऊर्ध्वाधर खेती के बारे में आपको सरलता से बता देता हूँ। इसमें नाइट्रोजन यौगिकीकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। बायोचार का उपयोग वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को लंबी समय तक बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसको अगर मैं दोस्तों आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँ तो बायोचार दोस्तों क्या है, एक विशेष प्रकार का कृषि कोयला है, ठीक है। जब किसान खेतों के कचरे, सूखी लकड़ियों या फसलों के अवशेषों को, जैसे पराली आप कह सकते हैं, को बिना ऑक्सीजन के बहुत उच्च तापमान पर जलाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस की भी कहा जाता है, पायरोलिसिस। तो वह कचरा सड़ने या राख बनने के बजाय काले कोयले जैसे दाने में बदल जाता है, इसी को हम बायोचार कहते हैं। अगर हम कचरे को सीधे खेत में सड़ने के लिए छोड़ दें तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मुक्त हो जाती है, लेकिन बायोचार बनाकर हम उस कार्बन को हमेशा के लिए ठोस रूप में क्या करते हैं, लाकर कैप्चर कर लेते हैं। और जो दोस्तों ये बायोचार होता है एक स्पंज की तरह काम करता है, ठीक है। यह कार्बन को सैकड़ों सालों तक मिट्टी के अंदर दबा कर रखता है, जिससे वह जहरीली गैसें हवा में जाकर प्रदूषण नहीं फैला पाती हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खेती की बात अगर मैं करूं तो ऊर्ध्वाधर खेती का मतलब होता है इमारतों या कम जगह हमें दीवारों पर परतों यानी लेयर में खेती करना। चूँकि बायोचार बहुत हल्का होता है और इसमें पोषक तत्व टिके रहते हैं, इसलिए मिट्टी के विकल्प के रूप में, ठीक है, इसका इस्तेमाल वर्टिकल फार्मिंग में या ये ऊर्ध्वाधर खेती में पौधे उगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। और बायोचार के दानों में बहुत बारीक बारीक छेद होने के कारण जब खेत में पानी डाला जाता है तो यह उस पानी को अपने अंदर सोख लेता है और धूप होने पर भी पानी को जल्दी उड़ने नहीं देता है। इससे मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता बहुत लंबी अवधि तक बढ़ जाती है और सूखे में भी फसल सुरक्षित रहती है। बायोचार का छोटे छोटे मिट्टी जो है ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया और केंचुओं के लिए भी सुरक्षित घर का काम करते हैं। यहाँ रहकर राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी में आसानी से घोल पाते हैं, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति प्राकृतिक रूप से दोस्तों बढ़ जाती है।
तो दोस्तों अगर मैं कंपेंडियम में बात करूं तो बायोचार पेड़ पौधों के कचरों को बिना ऑक्सीजन के उच्च तापमान पर जलाकर बनाया गया एक विशेष प्रकार का कृषि कोयला है। ठीक है। मिट्टी में पानी को लंबे समय तक सोख कर रखना, फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को घर देकर नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा देना, प्रदूषण फैलाने वाली कार्बनिक गैसों को मिट्टी में ही दफन या लाख कर देना जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। ठीक है। आई होप दोस्तों बायोचार के बारे में आप बहुत बढ़िया से जान चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वितीय हरित क्रांति की। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अकेला अनुसंधान केंद्र की। तो आपका यह त्रिची यानी त्रिचिरापल्ली में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। ROARO में ये पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है। और ये जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है। तमिलनाडु भारत में केले के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से एक है, इसीलिए इसका मुख्यालय त्रिची में होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पशुपालन की। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्टॉक फार्मिंग की। इसके अंतर्गत पशुओं के प्रजनन पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक फार्म के अंतर्गत आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं जैसे बकरी, भेड़, गाय का पालन किया जाता है। डेयरी फार्मिंग भी स्टॉक फार्मिंग का ही एक भाग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टॉक फार्मिंग के बाद हम बात करते हैं भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की जो संख्या वो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यूपी में पाई जाती है। रैंकिंग की बात करूँ गाय बैल के मामले में केवल, ठीक है, यानी काऊ जो प्रजाति के हैं उसमें नंबर 1 पे रैंक रखता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। भारत में पशुधन गणना की शुरुआत दोस्तों 1919 से मानी जाती है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में 193.5 मिलियन गाय एवं बैल हैं। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल दोस्तों वो साहिवाल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। वहीं पर यूपी की गंगा तेरी नस्ल भी अच्छा जो है दूध का उत्पादन करती है। राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें दोस्तों अगर ये बात करूँ थारपारकर, राठी, कांकरेज, लाल सिंधी, नागौरी, हरियाणी, मालवी, मेवाती, ये सब गाय की किस्में। एक्चुअली ये राजस्थान PCS में पूछा गया प्रश्न है, ये मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। कभी कभी पूछ लिया था कि इसमें से कौन सी नस्ल गाय की या नहीं है। ठीक है। पता लगा उसमें एक भैंस की नस्ल दे दिया या फिर, तो इसलिए गाय की जो प्रमुख नस्लें हैं उनको याद करना भी ज़रूरी है। जैसे थारपारकर हो गया, राठी हो गया, कांकरेज हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लाल सिंधी हो गया, नागौरी हो गया, हरियाणी हो गया, मालवी हो गया और मेवाती, ये सब क्या है गाय की प्रमुख किस्में हैं दोस्तों। हल्लीकर नस्ल की बात कर लूँ अपने कर्नाटका में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है दोस्तों ये जमुनापारी है, ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व दोस्तों ये बिहार में है। ठीक है। और मवेशियों का सर्वाधिक घनत्व की बात कर ली जाए सबसे ज़्यादा हरियाणा में, नंबर 2 पे यूपी में, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश में। तो ये दोस्तों आई होप ये दोनों अंतर आप समझ चुके होंगे। मतलब ये 100 हेक्टेयर का जो सकल मतलब पूरा क्षेत्र है, अगर उसमें मवेशियों की संख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व है तो बिहार में है। लेकिन मवेशियों का सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए पूरे राज्य में तो नंबर 1 पे आपका हरियाणा है। ठीक है। मछली, भारत में मछली पकड़ने का अत्यंत मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन भारत में अंतर्देशीय मत्स्यिकी से होता है दोस्तों, 70 से 75% तक। दुग्ध उत्पादन में ये विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है, वो आपका भारत है। अभी 22 से 25% तक उत्पादन कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, और उससे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहा है भारत। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। 1929 में नई दिल्ली में बनाया गया था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लूँ 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर आपका उत्तराखंड का है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे जी ने की थी। अब यहाँ पे देखिए जोत का आकार और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना होता है। तो जोत का आकार अगर सीमांत जोत के खेत हैं तो वो 1 हेक्टेयर से कम होंगे दोस्तों। छोटे जो है आपका आकार के खेत हैं, छोटे जोत का आकार तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, अर्ध मध्यम वाले 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होते हैं, मध्यम वाले दोस्तों 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होते हैं, और बड़े जो है आपका 10 हेक्टेयर से अधिक के जो फार्म हैं, ठीक है, वो आपका बड़े जोत का आकार वाले फार्म बोले जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों यहाँ पे सीमांत और छोटे आकार के हैं 46.94%, और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है दोस्तों। ठीक है। छोटा आकार होने के कारण खेतों में उस तरह की बुआई और उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितना बड़े खेतों में मिल पाती हैं।
ठीक है। मध्यम और अर्धमध्यम और मध्यम देखिए 43% के आसपास है, वहीं बड़े जो है आपका सबसे कम 9% के आसपास है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र में के सर्वाधिक 1/4 भाग पर दोस्तों चावल की खेती होती है। ठीक है, कुल कृषिगत क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल की खेती होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सामान्य रोटी का गेहूँ, इसके बारे में गेहूँ के बारे में जब मैंने आपको बताया तो बता चुका हूँ कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, टिटिकम एस्टिवियम है। इसे भारत के उत्तरी मैदानी भाग में उगाया जाता है, यानी यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह में। मैक्रोनी गेहूँ की बात करूँ तो इसका नाम है टिटिकम ड्यूरम। ठीक है, और ये क्या है आपका, सूजी से बनाई जाती है और सिंचित परिस्थितियों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लाल रंग एवं कठोर होता है जिसकी खेती प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं की फसल के रोग के बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो पीला किट, भूरा किट, काला किट। पीला, भूरा, काला जो किट है ये गेहूं की फसल के रोग है। वहीं करनाल बंट आपका ये जो कवक जनित रोग है ये भी गेहूं का ही एक रोग है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी फैक्ट क्लियर किए अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।